हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम पे ओपीएस जारी की है। उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे कैसे आपका जो एम्प्लॉयर शेयर है वो उसकी डिडक्शन होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं वो हैं ओपीएस मूवमेंट, और उसके बाद मैं बात करूंगा जो एसओपी निकली है ओपीएस पे, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं। फिर इस पे जो आपको पता है, क्योंकि जब तक जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 है उसमें अमेंडमेंट नहीं होती तब तक ये एसओपी ऑपरेटिव नहीं होती। तो इसलिए जो इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम पे या जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 पे अमेंडमेंट की है उस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये है हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। हालांकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सैलरी कम है, बट फिर भी खुश हैं क्योंकि इनको एक टेंशन नहीं होती कि रिटायरमेंट के बाद इनका गुजारा कैसे होगा, क्योंकि इनको एक आस होती है कि इनके लिए पेंशन मिलेगी। बट हुआ क्या कि जैसे ही 15/5/2003 में हिमाचल प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर के साथ एक एमओयू साइन किया ओल्ड पेंशन स्कीम को छोड़ के न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, तो कर्मचारी परेशान थे। और उसके बाद आपको पता ओपीएस को लेकर या पुरानी पेंशन को लेकर मूवमेंट शुरू हो गई। ये देखिए, एक मुझे नेट से मिला था ये। तो इसमें जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने बोला कि ये नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो गलत है और ओपीएस ही होनी चाहिए। मूवमेंट शुरू हुई। उसके बाद ये देखिए, ये भी हमारे कर्मचारियों ने आंदोलन किया। फिर पैदल पद यात्रा निकाली, कईयों ने, इवन लेडीज़ ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। और फाइनली आप ये देख रहे होंगे कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई और फाइनली एक नए सूरज का उदय हुआ। और हिमाचल प्रदेश की नई गवर्नमेंट ने, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहली कैबिनेट में ओपीएस को लागू करने के लिए घोषणा की। और ये घोषणा हुई पहले 14 जनवरी 2023 को, और 17 जनवरी 2023 को एक नोटिफिकेशन हुई जिसमें हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की इन्होंने घोषणा कर दी। उसी घोषणा में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हमारे सीएम हैं, इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को, वित्त विभाग को निर्देश जारी किए कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होगी इन एनपीएस कर्मचारियों के लिए, उसके लिए डिटेल गाइडलाइन जारी करें। तो फाइनली आज 4 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग ने एक डिटेल्ड एसओपी जारी करते हुए उसके साथ साथ इन्होंने जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 है उसमें भी अमेंडमेंट की है। तो चलिए, ये जो एसओपी है या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मेन बात है कि ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो अब इसे हम ओपीएस रिटर्न बोलूँगा मैं, तो ये जो ओपीएस स्कीम है ये ऑप्शनल है। मींस ये डिपेंड करता है कर्मचारियों के ऊपर, वो चाहें तो ओपीएस सेलेक्ट कर लें या वो चाहें तो एनपीएस ऑप्ट कर लें। और ये जो ऑप्शन होगी ये होगी विद इन 60 डेज। 60 डेज मीन्स 3 जुलाई 2023 तक ही ये ऑप्शन कर्मचारी दे पाएंगे हिमाचल प्रदेश के। अगर 3 जुलाई 2023 तक ये नोटिफिकेशन नहीं दी तो ये माना जाएगा, इसी एसओपी में बताया गया है कि कर्मचारी जो नेशनल पेंशन स्कीम या जो एनपीएस है उसको ऑप्ट कर रहे हैं। और ये जो ऑप्शन देनी पड़ेगी इसके लिए इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है। फॉर्मेट 1 है, फॉर्मेट 2 है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 क्या है। और ये एफिडेविट की फॉर्म में होगा, नोटरी से साइन होना चाहिए, ये इसमें क्लियरली लिखा है। और जब आपका ये नोटरी से एफिडेविट बन जाएगा, जो भी आप अगर एनपीएस ऑप्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए एनेक्सर 1 है, अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं तो उसके लिए एनेक्सर 2 है। और इसके साथ एक अंडरटेकिंग भी है अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम लेना चाहते हैं। ये सारे के सारे जैसे ही आपने नोटरी से इसको वेरीफाई करा लिया, टेस्ट करा लिया, उसके बाद जहाँ पे भी आपका हेड ऑफिस है वहीं पे ये सबमिट होंगे। और इसमें ये बताया गया कि अगर आप विद इन 60 डेज ऑप्शन नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया है। और
अगर मैं कैटेगराइज करूं तो देखिए यहाँ पे अगर हिमाचल प्रदेश में 3 टाइप के एम्प्लॉइज़ हैं। एक तो आते हैं जो ऑलरेडी ओपीएस ले रहे हैं, मींस 15/5/2003 से पहले रेगुलर हो गए हैं और ऑलरेडी ओपीएस वो ले रहे हैं। और उसके बाद दूसरे कर्मचारी हैं जो 15/5/2003 के बाद रेगुलर हुए हैं। तो उनके लिए क्योंकि एनपीएस मैंडेटरी था, तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन कर लिया था सेंटर के साथ, तो ये आ गए हैं फिर एनपीएस में। तो इनके लिए भी यहाँ पे एसओपी में बताया गया कि क्या करना। और उसके बाद एक आते हैं रिटायरीज जो 15/5/2003 के बाद रेगुलर हुए और उसके बाद रिटायर हो गए हैं। उनके लिए क्या इस एसओपी में बताया गया, उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए मैं पहला केस ले रहा हूँ, ये 3 केसेस हो रहे हैं। पहला है ओपीएस जो ऑलरेडी ले रहे हैं, दूसरा है जो एनपीएस के हैं, और तीसरे हैं जो 15/5/2003 के बाद रिटायर हुए हैं और रिटायरी हैं। तो उनके लिए अलग अलग सिनेरियो है। मैं केस नंबर 1 ले रहा हूँ यहाँ पे। केस नंबर 1 है ऑलरेडी ओपीएस में है। देखिए जो ऑलरेडी ओपीएस में है, जिनका जीपीएफ कट रहा है, उनके लिए इस एसओपी में बताया गया कि उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको ऑप्ट करने की ज़रूरत है, ना ही इनको कोई यहाँ पे एफिडेविट देने की ज़रूरत है। और अब मैं केस नंबर 2 ले रहा हूँ जो है एनपीएस, मींस 15/5/2003 के बाद रेगुलर हुए हैं और एनपीएस कर्मचारी थे। तो उनके लिए इस एसओपी में क्या बताया गया है, चलिए उस पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बोला कि ये ऑप्शनल है, मींस उनको ऑप्शन देनी पड़ेगी कि क्या वो ओपीएस ऑप्ट कर रहे हैं या एनपीएस ले रहे हैं। अगर वो ओपीएस लेना चाहते हैं तो उनको एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3, मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर देखिए आपको लगता है, आप कर्मचारी हैं और आपको लगता है कि मैंने ओपीएस को ऑप्ट करना है, मींस ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करना है, तब आपको देना पड़ेगा एनेक्सर 2 और 3। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ओपीएस नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एनपीएस ही लेना चाहता हूँ जो नेशनल पेंशन स्कीम है, तब आपको देना पड़ेगा एनेक्सर नंबर 1। और ये प्रॉपर्ली मैंने पहले बता दिया था कि ऑप्शन जो आप देंगे ये नोटरी से एफिडेविट में देनी पड़ेगी और नोटरी से इसको आपको साइन कराना पड़ेगा और ये सबमिट होगी विदिन 60 डेज। और इसमें बताया गया कि अगर देखिए जो एनपीएस में है और वो ऑप्ट करते हैं एनेक्सर नंबर 1 पे अपना एफिडेविट देके कि मैं एनपीएस में ही रहना चाहता हूँ, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ये इन्होंने बता दिया है। जो एसओपी इन्होंने डिटेल में इशू की है उसमें बताया कि इनको फॉर्म नंबर जो एनेक्सर नंबर 1 है उस पर इनको एफिडेविट देना पड़ेगा और ये नोटरी से साइन होना चाहिए और हेड ऑफ द ऑप्स में जमा हो जाएगा। और जो इसमें एक चीज़ उन्होंने बताई है कि जो इनका ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन कट रहा है, जैसे पहले एम्प्लायर शेयर और एम्प्लॉय शेयर, जो आपको पता है एम्प्लायर शेयर है 14% और एम्प्लॉय शेयर है 10%, जैसे पहले करता था वो वैसे का वैसा ही करता रहेगा। और एक चीज़ जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो कंट्रीब्यूशन है ये रिटायरमेंट तक इनका एनपीएस में करता रहता है रहेगा अगर ये एनपीएस ही चुनते हैं। अब उसके बाद अगर ये लेते हैं ओपीएस, मींस अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो फिर इनको ऑप्शन एक्सरसाइज करनी पड़ेगी विदिन 16 डेज। 3 जुलाई 2023 तक इनको ऑप्शन एक्सरसाइज एक जो एनेक्सर फॉर्म है एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 उसको नोटरी से अटैच करा के आपको अपने हेड ऑफ द ऑफिस में जमा कराने पड़ेंगे। और इसके साथ ये जो ऑप्शन है इसके लिए एनेक्सर 2 है और जो अंडरटेकिंग है उसमें एनेक्सर नंबर 3 है। ये जो है वो आपको अपनी नोटरी से अटैच करा के अपने हेड ऑफ द ऑफिस में इसको जमा कराना पड़ेगा। एक चीज़ जो इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप ओपीएस चुनते हैं या एनपीएस चुनते हैं तो जो आपने एक बार अंडरटेकिंग दे दी है और जो आपकी अगर हेड ऑफ द ऑप्शन ने एक्सेप्ट कर ली है फिर आपके पास इसको चेंज करने की ऑप्शन नहीं होगी। तो मैं आपको बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप जो भी अपनी ऑप्शन देते हैं उसको एक बार बड़े डिटेल में सोच के दीजिए, क्योंकि वंस ऑप्शन एक्सरसाइज शैल नॉट बी चेंज, ये इसमें एसओपी में क्लियरली इसमें बताया गया है। और ये भी बताया गया है इसमें कि अगर मान लीजिए 60 डेज के विदिन आप ऑप्शन नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने कंटिन्यू किया है नेशनल पेंशन स्कीम में या एनपीएस में, और फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन देने की यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। फिर देखिए जैसे ही अगर आप मान लीजिए ओपीएस को ऑप्ट करते हैं तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ जीपीएफ नंबर भी मिलेगा और ये जो जीपीएफ
नंबर मिलेगा, ये मिलेगा आपको जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल 1960 के, मीन्स आपको जीपीएफ का अकाउंट नंबर भी साथ में इसमें अलॉट होगा। और जो एनपीएस वाले हैं उनको जीपीएफ नंबर अलॉट नहीं होगा, उनको सीपीएफ नंबर या जो प्रैन नंबर है वो ही अलॉटमेंट होगा। अब देखिए एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, आपको पता है कि जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने फर्स्ट कैबिनेट में अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद 17/1/2023 को आपको पता है कि एक नोटिफिकेशन हुई थी कि स्टेट गवर्नमेंट में ओपीएस लागू हो रही है। उसके बाद अभी लेटेस्ट एक और नोटिफिकेशन आई थी स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट की, जिसमें इन्होंने बोला था कि जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनका सीपीएफ कंट्रीब्यूशन कटना जो बंद हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो देखिए, जिस बंदी एम्प्लॉइज़ ने या जिस भी एनपीएस कर्मचारी ने एनपीएस की ऑप्शन दे दी है अब, और ओपीएस को ना लेके एनपीएस ही कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि उनका तो बंद हो गया था सीपीएफ में पैसा कटना, तो उनके लिए यहाँ ये जो एसओपी है इसमें क्लियरली बताया गया है कि इसको ये जो गवर्नमेंट ने जो एनपीएस रूल में एक इन्होंने अमेंडमेंट करी थी उसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और इसमें बताया कि अगर जैसे आपका पहले एनपीएस का कंट्रीब्यूशन कट रहा था वैसे ही कटता रहेगा। अब बात आती है कि जो आपने अप्रैल या मई महीने में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं कटा है उसका क्या होगा। तो इसमें क्लियरली बताया है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के ऊपर लिबर्टी है कि वो अगर चाहे कि अपना मैंने ये जो अप्रैल और मई मंथ की सीपीएफ कंट्रीब्यूशन अगर वो अपना एम्प्लॉइज़ शेयर जमा करवाना चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम भी अपना जो शेयर है वो इसमें सीपीएफ कंट्रीब्यूशन में इसको जमा करवाने के लिए तैयार हैं। एम्प्लॉय अब बात कर आ रही है कि देखिए, जो एम्प्लॉइज़ जिन्होंने ओपीएस ऑप्ट कर ली है उनके लिए इसमें बताया गया है कि उनको सीसीएस पेंशन रूल 1972 जो पेंशन रूल है हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, उसके तहत उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगे। बट ये जो पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगे, यहाँ थोड़ी सी एक टेक्निकल इन्होंने कंडीशन रखी है कि ये तभी मिलेंगे पेंशनरी बेनिफिट जब सब्जेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। ये देखिए एंड डिविडेंड मीन्स, देखिए जो सीपीएफ में आपको होता है दो चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से कटती थी। एक होती थी जो एम्प्लॉयर शेयर जो 14% गवर्नमेंट जमा कराती थी, और 10% एम्प्लॉइज शेयर था जो एम्प्लॉइज जमा कराते थे। तो इसमें बताया गया है कि देखिए, और ये सारे का सारा पैसा जो था वो आपको पता है पीएफआरडीए में जो है वो जमा हो जाता था एज ए कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉइज। और उसमें क्या होता था कि ये तो एक तो था कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ का शेयर होता था, और उसमें रिटर्न भी मिलता था, डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलता था, वो भी उसी कॉर्पस में जमा हो रहा था। तो इसमें इन्होंने कंडीशन रखी है कि जो भी गवर्नमेंट का शेयर है, जो गवर्नमेंट ने अपना 14% आपको था कि पहले ये 10% था, और जुलाई 2019 के बाद ये बन गया था 14%। तो जो भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो हमने पैसा आपके इस सीपीएफ अकाउंट में जमा कराया है सारे के सारा वो हमें वापस करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगे। अब ये पैसा कैसे जमा होगा, उसके लिए आपको एक तो अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी फॉर्म नंबर 3 पे, और ये जो एनेक्शन 3 है उस पर एक अंडरटेकिंग होगी। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको अभी ये पैसा जमा कराना पड़ेगा। इस अंडरटेकिंग में लिखा है कि अगर जो भी अगर आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन बनता था, एम्प्लॉयर शेयर बनता था, अगर आप वो जमा नहीं कराते हैं तो रिटायरमेंट के टाइम आपका जो लीव इनकैशमेंट है, ये जो ग्रेजुटी है, वहाँ से वो रिकवरी हो सकती है। ये एसओपी में क्लियरली बताया गया है। तो ये था जो ओपीएस एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन कैसे जमा होगा। अब बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये जो पैसा कैसे विड्रॉ होगा, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि सीपीएफ से पैसे की विड्रॉल के लिए प्रोसीजर क्या है उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट एक चीज़ जो अभी भी आपको कई कर्मचारी मेरे से टेलीफोनिकली भी जानना चाह रहे थे कि क्या ये जो पैसा निकलेगा 60% तो आपको तो मिलेगा, 40% में उनको पेंशनरी जो भी ऑप्शन होगी पेंशन की वो मिलेगी, तो क्या 60% का पैसा ही जो मिलेगा उसमें से रिफंड होगा? तो मैं आपको अभी फिर क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक लमसम आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि
4 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन आपने कराया और मान लीजिए 4 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन हुआ स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये कंट्रीब्यूशन हो गया था मान लीजिए आपके खाते में CPF अकाउंट में 8 लाख, और 8 लाख पे आपको तो कुछ इंटरेस्ट भी मिला होगा जिसे हम रिटर्न बोलते हैं। तो मान लीजिए ये बन गया 10 लाख टोटल अमाउंट। तो 10 लाख का जो भी प्रोपोर्शनेट गवर्नमेंट का होगा, मान लीजिए मैं लमसम ले रहा हूँ कि 50% मान लीजिए आपका था, 50% गवर्नमेंट का था, तो 5 लाख रुपये आपको जो है वो जमा उनके गवर्नमेंट के खाते में देना पड़ेगा। और ये जो रेवेन्यू हेड उन्होंने हेड अकाउंट भी दे रखा है, उस अकाउंट में ये पैसा जो है वो जमा होगा। अब मैं तीसरा केस ले रहा हूँ जो NPS रिटायरीज हैं, जो मींस NPS में आगे थे और 15/5/2003 के बाद रेगुलर हुए और उसके बाद रिटायर हो गए हैं 1/4/2023 तक। तो उनके लिए ये बताया गया कि कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, उस पर अब मैं तीसरा केस ले रहा हूँ। तो इसमें बोला कि ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं 15/5/2003 से लेकर 31/3/2023 तक। तो उनके लिए क्या इसमें कंडीशन में बताया गया कि अगर वो एलिजिबल हैं CCS पेंशन रूल में, तो उनको भी पेंशनरी बेनिफिट दिया जाएगा। बट ये पेंशनरी बेनिफिट, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि कोई एम्प्लॉइज़ 2013 में रिटायर हुआ है और वो फुलफिल कर रहा है कंडीशंस क्या होती है कि जैसे ही CCS पेंशन रूल में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को रिटायरमेंट या सुपर एन्यूनेशन के अगर पेंशन लेनी है तो मिनिमम 10 ईयर सर्विस चाहिए। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो 2003 में लगे और 2013-14 में वो रिटायर हो गए, तो 10 ईयर उनकी क्वालिफाइंग सर्विस हो गई है। तो अगर इसमें इन्होंने बताया कि वो अपना जो एम्प्लॉयर शेयर था उसको जमा करवा देते हैं, तो उनको भी पेंशनरी बेनिफिट जो है वो मिल जाएंगे। बट ये जो पेंशन लगेगी, ये पेंशन उनको अगर मान लीजिए 2014 में रिटायर हो तो 2014 से पेंशन नहीं मिलेगी, ये पेंशन मिलेगी प्रोस्पेक्टिव डेट मीन्स 1/4/2023 से। अब इसमें इन्होंने बोला कि ये जो है ये ऑप्शन उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो एम्प्लॉइज़ अगर पेंशनर हैं तो उनको अपने आप, या फैमिली पेंशन अगर वो लेना चाह रहे हैं फैमिली वाले, अगर मान लीजिए जो रिटायरी हैं उनकी डेथ हो गई है, तो उस स्थिति में उनको जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी एनेक्सर 2 पे और एनेक्सर 3 पे। ये भी इनको विद इन 60 डेज ही मीन्स 3 जुलाई 2023 तक ही देनी पड़ेगी। और ये जो एम्प्लॉयर शेयर है जो उनको CPF अकाउंट में स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, वो जो है वो वापस देना पड़ेगा। ये इसमें भी कंडीशन रखी गई है कि ये पैसा उनको भी जमा कराना पड़ेगा। और ये जो पैसा है ये इन्होंने बताया है। मैंने फिर आपको बता दूं कि कईयों को लग रहा है कि लीव इनकैशमेंट और ये ग्रेजुटी रिफंड करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एम्प्लॉयर शेयर बनता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर बनता है, वो आपको जो स्टेट का रेवेन्यू हेड है उसमें जमा कराना पड़ेगा और फिर जो वो पेंशनेबल एलिजिबिलिटी बन जाएगी और उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी 1/4/2023 के बाद। अब देखिए एम्प्लॉयर ऑन शेयर, अब बात आती है कि देखिए मैंने पहले ही बात कर दी कि 2 टाइप के शेयर होते हैं, एक होता है एम्प्लॉयर शेयर और एक होता है एम्प्लॉइज शेयर, मींस कर्मचारी का अपना शेयर और एक सरकार का शेयर। तो सरकार का शेयर तो आपने सरकार को वापस कर दिया। अब बात आती है कि आपका जो अपना ऑन शेयर होगा उसका क्या करेंगे। तो इसमें बताया कि जो ऑन शेयर है, जो आपने अपना 10% जमा कराया था, वो एम्प्लॉइज को अपने पास जो उसको रख सकते हैं, उसको सरकार के पास जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। एक अंडरटेकिंग, ये अंडरटेकिंग क्या है मैंने बता दिया कि जो भी OPS ऑप्ट करते हैं उनके लिए एनेक्सर 3 पे एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। ये अंडरटेकिंग भी नोटरी से एफिडेविट की फॉर्म में देनी पड़ेगी और इस अंडरटेकिंग में ये लिखना पड़ेगा कि अगर पेंशनरी बेनिफिट उन्होंने लेने हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, तो उनको जो एम्प्लॉयर शेयर है और जो डिविडेंड है उस पर वो उनको वापस करना पड़ेगा। अगर ये मान लीजिए वापस नहीं होता है तो जो एम्प्लॉइज़ की रिटायरमेंट के टाइम ग्रेजुटी बनेगी या लीव इनकैशमेंट बनेगी या जो GIS है वहाँ से जो वो रिकवरी स्टेट गवर्नमेंट कर ले, ये अंडरटेकिंग जो है उनको देनी पड़ेगी। और इस अंडरटेकिंग देने के बाद ही रिटायरमेंटल बेनिफिट जो है वो कर्मचारी को मिलेंगे। अगर इसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए आपकी लिव इनकैशमेंट ग्रेजुटी ये कम है और एम्प्लॉइज़ रेवेन्यू हेड में पैसा जमा भी नहीं करवा पाते, तो उस स्थिति में जो पेंशनरी बेनिफिट हैं वो उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को नहीं मिलेंगे। ये इस SOP में क्लियरली बताया गया है।
तो अब क्या करना पड़ेगा, इसमें एक और जो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि पेंशन का केस कौन भेजेगा। तो ये बताया कि जहाँ से भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर होंगे, जो पुराना तरीका था पेंशन फॉर्म भरने का, और जैसे जैसे पहले 3 फोटो लगते थे, फिर और जो डॉक्यूमेंट लगते थे, वो सारे के सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द ऑफिस जहाँ से आप रिटायर हो रहे हैं, वो सारे का सारा फॉर्मेलिटी वो करेंगे और पेंशन के लिए एजी ऑफिस में आपका केस जो है वो भेजेंगे। और इसमें वही प्रोसेस होगा जो पहले सीसीएस पेंशन रूल 1972 में बताया गया है, वही प्रोसेस जो है वो इसको पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए रहेगा। और ये एक फिर बार बार इसमें एसओपी में बताया गया है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो जो तरीका पहले पेंशन के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में था, वो ही प्रोसेस जो है वो पेंशन के लिए अब इसमें रहेगा। और जो जीपीएफ का पैसा आपका होगा, वो जीपीएफ का पैसा आपको जैसे पहले मिलता था वैसे ही अब आपको वापस हो जाएगा रिटायरमेंट पे। एक चीज़ जो इसमें ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें डीडीओ, अगर आप डीडीओ हैं तो इसमें क्लियरली डीडीओ के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ये जो भी ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 या एनेक्सर 3 पे, उसकी एक जो है वो उनकी सर्विस बुक में एंट्री होगी और उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जब भी पेंशन केस जाता है तो ये सर्टिफिकेट भी साथ में होना चाहिए डीडीओ का, कि इसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करी थी और जो पैसा है, जो एनपीएस का पैसा था एम्प्लॉयर शेयर, वो इसने प्रॉपर्ली जमा करा दिया है। और ये सारा सर्टिफिकेट जो है वो पेंशन के साथ सर्विस बुक में जाएगा। तो ये था थोड़ा थोड़ा जो मैंने इस पर डिटेल में आपके साथ चर्चा करी है कि एसओपी क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम में। अब मैं एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार मेरे से यूट्यूब पे जो कमेंट बॉक्स है उस पर पूछा जा रहा है कि क्या ये जो लीव इनकैशमेंट है और ग्रेस्टी है, एम्प्लॉइज जो रिटायरी हो गए हैं उनकी रिकवरी होगी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा रिकवरी नहीं होगी। जो भी एम्प्लॉयर शेयर आपका बनता है वो तो आपको जमा कराना पड़ेगा, बाकी ये जो लीव इनकैशमेंट और ग्रेस्टी है ये आपकी रिकवरी नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन, देखिए अगर आप सीपीएफ में हैं तो अभी भी ये टेक्निकल हिच तो है कि कैसे पैसे निकलेगा। देखिए पैसा अगर कैसे निकलता है सीपीएफ से, तो देखिए सीपीएफ के लिए जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम का एक रूल 2006 है, उसमें क्लियरली बताया गया कि अगर 2 टाइप के विड्रॉल होते हैं, एक होता है पार्शियल विड्रॉल और एक होता है फाइनल विड्रॉल। अगर मैं पार्शियल विड्रॉल की बात करूं तो उसके लिए रूल बताया गया है कि 3 बार गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मिनिमम 5 साल में एक बार जो है वो अपना पैसा निकाल सकते हैं, और जो 25% जो कॉर्पस में पैसा है आपका वो आप निकाल सकते हैं। ये होती है पार्शियल विड्रॉल। और जो दूसरा है अगर फाइनल विड्रॉल मीन्स, तो वो कब होगी? तो ये 3 सिनेरियो इसमें दिए गए हैं। एक होता है कि अगर मान लीजिए आप क्विट कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, तब पैसा मिलता है। तो उसमें इसमें कंडीशन रखी गई कि 80% जो आपका जो फंड में पैसा होता है वो आपको एज ए एन्युटी के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, और 20% पैसा जो आपको वापस हो जाता है। अगर रिटायरमेंट होती है सुपरएनुएशन पे, ये पैसा क्या होता है कि 40% जो है वो एन्युटी खरीदने के लिए रखना पड़ेगा, और 60% जो अब आपको पैसा वापस आ जाता है। और इसी तरह अगर डेथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की हो जाती है तो उस स्थिति में भी जो पैसा वापस हो जाता है। रूल की अगर मैं बात करूं तो रूल में ये सिर्फ 3 ही सिनेरियो दिए गए हैं जहां पैसा जो है वो पीएफआरडीए से जो है वो वापस होगा। अब ये एक नया एक सिनेरियो बना है कि ओपीएस में कैसे पैसा वापस होगा। अब देखते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट ने भी 9,000 करोड़ रुपया वापस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है, कैसे ये वापस होता है उस पर भी जैसे लेटेस्ट कोई अपडेट होगा तो हम चर्चा करेंगे। तो ये थी ओपीएस पे जो एसओपी जारी हुई है उस पर मैंने डिटेल में चर्चा करने की कोशिश की है। और लास्ट में आपको तो हर बार एक मेरा क्वेश्चन रहता है, तो आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि आईक्यू टेस्ट जो एक क्वेश्चन है कि क्या ये जो अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या हम ओपीएस ही ऑप्ट करें या एनपीएस ऑप्ट करें, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके लिए आपको क्या लगता है कि ओपीएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी या एनपीएस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में पहले तो लिखेंगे कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और दूसरा अपना रिप्लाई भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें कि ये आपके लिए क्या लगता है कि ओपीएस बेस्ट रहेगी या एनपीएस बेस्ट रहेगी। उस पर भी आप अपना रिप्लाई ज़रूर दें। एक छोटी छोटी आपकी मोटिवेशन
मेरे लिए एक और वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और नए नए इस चैनल पे जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। उसको सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन जो है उसको प्रेस जरूर कर दिए ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें ताकि औरों का भी नॉलेज आप इसमें बढ़ सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।